नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं के कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम बात करेंगे इंजेक्शन स्क्रू के बारे में। दोस्तों, इंजेक्शन यूनिट में या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में स्क्रू का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस स्क्रू के बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इंट्रूवर छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन स्क्रू के बारे में पूछ लेता है, तो मैं आपको स्क्रू से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्क्रू और उसकी असेंबली को। चित्र में ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर स्क्रू दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में प्लंजर, रिंग और रिंग के पीछे लगने वाला स्टॉपर दिखाई दे रहा है। राइट में प्लंजर की रिंग और स्टॉपर के साथ पूरी असेंबली दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट स्क्रू होता है जो इस तरीके से दिखाई देता है। स्क्रू के हेड पे रिंग और प्लंजर लगे होते हैं, यानी कि सबसे पहले प्लंजर, फिर एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व या रिंग, और उसके बाद टोटल स्क्रू। आगे दोस्तों, अब सीखते हैं बोर्ड पे और जानते हैं कॉमन स्क्रू के बारे में, बेसिक कंपोनेंट। आइए दोस्तों, देखते हैं बोर्ड पे स्क्रू को और उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम स्क्रू के इस सेशन में 3 वीडियो बनाएंगे। जो स्क्रू की फुल वीडियो होंगी, हम सबसे पहले स्क्रू के कॉमन बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद स्क्रू का एल एंड डी रेशियो क्या होता है, स्क्रू का एल एंड डी रेशियो ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होता है, और यदि स्क्रू का एल एंड डी रेशियो कम हो तो क्या इफेक्ट होता है, और एल एंड डी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद प्लास्टिक के जगत में कितने प्रकार के स्क्रू होते हैं और किस किस मटेरियल में कौन कौन सा स्क्रू यूज होता है, वो हम बताएंगे। तो देखते हैं स्क्रू को, कि स्क्रू की फिगर्स और उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कॉमन स्क्रू, जिसे हम जनरल पर्पज स्क्रू भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको प्लंजर के बारे में पता है, और एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व्स जो हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एनआरवी वाल्व्स के बारे में उसका पता है। अब दोस्तों देखिए, ये चौड़ी चौड़ी पट्टियां जो स्क्रू पे बनी हुई है, उनको क्या कहते हैं, आइए। स्क्रू में फ्लाइट्स क्या होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है। स्क्रू के डायामीटर के ऊपर तिरछी चौड़ी पट्टियां बनी होती है, उन्हें हम फ्लाइट्स कहते हैं, और इनका मुख्य कार्य ऊपर से मटेरियल को फीड करना और फीड मटेरियल के प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह मिक्स करना होता है। देखते हैं बोर्ड पे। देखा, इन चौड़ी पट्टियों को फ्लाइट्स बोलते हैं। दोस्तों, ये फ्लाइट्स कुछ झुकाव में होती है, तो जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं। फ्लाइट एंगल क्या होता है। फ्लाइट के झुकाव को या
जिस झुकाव से फ्लाइट होती है उससे जो एंगल बनता है उसे हेलेक्स एंगल कहते हैं। इसकी वैल्यू 17.68 डिग्री होती है। समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आपने देखा हेलेक्स एंगल को। दोस्तों ये जो एंगल होता है, ये फ्लाइट्स जिस झुकाव में झुकी हुई होती है उसको हम बोलते हैं हेलेक्स एंगल। ये छोटी छोटी बातें रिक्रूटर्स पूछ लेता है और इस एंगल की जो वैल्यू होती है वो आपने देखा 17.68 डिग्री का ये एंगल बनता है फ्लाइट्स का। दोस्तों आइए देखते हैं फ्लाइट्स लैंड क्या होती है। चलिए देखते हैं। फ्लाइट लैंड क्या होती है? एक फ्लाइट की चौड़ाई या थिकनेस को ही फ्लाइट लैंड कहते हैं। समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों एक फ्लाइट की चौड़ाई या इसकी थिकनेस मतलब फ्लाइट के स्टार्ट से और एंड तक की चौड़ाई को हम फ्लाइट लाइन कहते हैं। यानी कि यहां से और यहां तक की दूरी जो एक फ्लाइट की होती है उसे हम फ्लाइट ये चौड़ाई फ्लाइट लैंड होती है। जानते हैं दोस्तों फ्लाइट डेप्थ क्या होती है? आइए देखते हैं फ्लाइट डेप्थ को। फ्लाइट डेप्थ क्या होती है? फ्लाइट डेप्थ फ्लाइट के टॉप से लेकर स्क्रू डायामीटर के बीच की दूरी को फ्लाइट डेप्थ कहते हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों फ्लाइट डेप्थ फिगर में देखते हैं कि एक फ्लाइट की जो डायामीटर से ऊंचाई होती है वो हमारी फ्लाइट डेप्थ होती है। यानी कि यहां से फ्लाइट डायामीटर से और फ्लाइट का टॉप फ्लाइट की डेप्थ होती है। फ्लाइट की टॉप से और डायामीटर की जो ये दूरी है उसे हम दोस्तों फ्लाइट डेप्थ कहते हैं। दोस्तों फ्लाइट पिच क्या होती है? फ्लाइट पिच को हम जानते हैं। देखिए फ्लाइट पिच क्या होती है? एक फ्लाइट से और दूसरी फ्लाइट के बीच की दूरी को स्क्रू की फ्लाइट पिच कहते हैं। फ्लाइट पिच एक फ्लाइट के सेंटर से दूसरी फ्लाइट के सेंटर तक या एक फ्लाइट के एंड से दूसरी फ्लाइट के एंड तक ली जाती है। समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आपने देखा, अब फिगर में देखते हैं कि फ्लाइट पिच क्या होती है। दोस्तों फ्लाइट के सेंटर से, एक फ्लाइट के सेंटर से और दूसरे फ्लाइट के सेंटर के बीच की दूरी को हम फ्लाइट पिच कहते हैं। या एक फ्लाइट के एंड से और दूसरी फ्लाइट के एंड तक, यानी कि इस एंड से और इस एंड तक को भी हम फ्लाइट पिच बोलते हैं। दोस्तों एक स्क्रू में कितने जोन होते हैं? चलिए देखते हैं। इंजेक्शन स्क्रू में कितने जोन होते हैं? इंजेक्शन स्क्रू में 3 जोन होते हैं। फीड जोन, कंप्रेशन जोन या ट्रांजिशन जोन और तीसरा मैटरिंग जोन। दोस्तों आपने देखा, अब फिगर में देखते हैं कि स्क्रू में कितने जोन होते हैं। दोस्तों स्क्रू के स्प्लाइन एरिया से स्टार्ट होके
ये जो जोन होता है इसको कहते हैं हम फीड जोन, और ये 50% होता है एक कॉमन स्क्रू में। बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। और इंटरव्यूअर दोस्तों बहुत बार ये छोटी छोटी बातें पूछ लेता है कि कंप्रेस फीड जोन कितने % होता है जनरल पर्पज स्क्रू या कॉमन स्क्रू में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो जोन होता है वो कंप्रेशन जोन। इसे ट्रांजिस्ट जोन भी कहते हैं। ये 25% होता है। और उसके बाद हमारा जो जोन, तीसरा जो जोन होता है वो होता है मैटरिंग जोन। और ये भी 25% होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि फीड जोन का, स्क्रू के फीड जोन का कार्य ऊपर से प्लास्टिक दानों को बैरल में फीड करना और मेल्ट करना होता है। आइए समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आपने फीड जोन का कार्य देखा। चलिए अब हम देखते हैं कंप्रेशन जोन या ट्रांजिस्ट जोन का क्या कार्य होता है। आइए देख। स्क्रू के कंप्रेशन जोन या ट्रांजैक्शन जोन का मुख्य कार्य फीड जोन के द्वारा फीड किए हुए प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करना और प्लास्टिक फीड मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह मिक्स करना होता है। आइए समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आपने कंप्रेशन जोन का कार्य देखा। अब देखते हैं कि मैटरिंग जोन का क्या कार्य होता है। चलिए देखते हैं। मैटरिंग जोन का मुख्य कार्य जो थोड़ा बहुत मेल्ट मटेरियल शेष बच जाता है उसको मिक्स करना होता है। आइए समझते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आपने मैटरिंग जोन का कार्य देखा। दोस्तों इंटरव्यूअर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तीनों जोन्स के अलग अलग कार्य क्या होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि फ्लाइट का जो डेप्थ होता है वो किस साइड सबसे अधिक होता है और किस साइड सबसे कम होता है। देखते हैं दोस्तों। फ्लाइट डेप्थ किस जोन में सबसे ज़्यादा होती है? फ्लाइट डेप्थ फीड जोन में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ये कम होती जाती है और मैटरिंग जोन में सबसे कम होती है। आइए समझते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हमने स्क्रू के कॉमन बेसिक कंपोनेंट्स को देखा, इनके वर्किंग को देखा। हमारी नेक्स्ट वीडियो स्क्रू के L&D रेशियो पे होगी कि स्क्रू का L&D रेशियो क्या होता है, देखना ना भूले। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और सबसे ध्यान देने योग्य बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। नमस्कार।